कि अगर 70 पे नौकरी होता तो 50 तो तुम्हारे पास है। 20 नंबर के लिए अपने आप को वो हौसला दो, वाह क्या बात कि उस ऊंचाई पर चढ़े जहां से नीचे देखे तो ग्रुप डी में जिनका हुआ है वो छोटा नजर आए आपको। वाह वाह ठीक ना, आपके अंदर वो हिम्मत होना चाहिए। क्या बात। नॉर्मलाइजेशन में किसी बच्चे का 10 नंबर 15 नंबर तक बढ़ता था, परसेंटाइल में ऐसा नहीं होगा। परसेंटाइल में जिसका मैक्सिमम मार्क्स होता है उसको 100% मान लिया जाता है। पहले क्या था ना कि कोई छोटा मोटा बुक रट्टा मार लिए और चले गए एग्जाम हॉल में मार दिए। अब आप ये समझिए किसी की औकात नहीं है कि क्वेश्चन लड़ा देगा। कोई लड़का डेली 6 घंटा मोबाइल देख सकता है क्या? जैसे वो क्लास देख रहा होगा, एक वीडियो नीचे आएगा जंगल में हो रहा है मंगल, उसका व्यूज चल जाता है 3 करोड़। 1 करोड़ लोग जो फॉर्म भरे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, को उसमें पढ़ने वाला नहीं है। पढ़ने वाला मात्र 10 से 15% बच्चा है। गांव की चाची है, गांव की आंटी है, गांव के चच्चा हैं, वो फार्म भर दिए हैं और परीक्षा देने। रियल कॉम्पिटिटर मात्र 15 लाख है। दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी का आंसर की जारी कर दिया गया है। अभी हम बिहार के राजधानी पटना में हैं और हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक एसके झा सर हैं। इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सरल और सटीक तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा समझ में आता है। बाकी हम सर से बात करेंगे। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जितेश जी कि आप बच्चों की आवाज़ बनकर हमेशा सामने आते हैं। हमको वो दिन भी अभी याद है जब एनटीपीसी का प्रोटेस्ट चल रहा था और आप पत्थर खा रहे थे इसी रोड पे, तो बच्चों ने आपको साथ भी दिया है। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों की आवाज़ आप हमेशा बने रहिएगा। लोग बड़े होने के बाद पीछे की चीज़ों को भूल जाते हैं। तो जब आप आगे बढ़िए अपने जीवन में तो पीछे की चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। आज आप जहाँ हैं वो कहीं ना कहीं एनटीपीसी वाले प्रोटेस्ट की देन है। तो आप अपने प्यारे भाइयों को नहीं भूलिएगा और इनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहिए। हमेशा से सर प्रयास करते हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो उन सारी चीज़ों को दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी सर ग्रुप डी का जो आंसर की जारी किया गया है, इसके बाद जो है कट ऑफ को लेकर जो स्टूडेंट के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, इसको लेकर जो स्टूडेंट है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो चाहेंगे कि इसके लिए आप क्लियर कर दीजिए जो भी कुछ है। देखिए पहले तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन में एरर है। अभी एक बच्चा आया है मेरे पास, यहाँ नहीं ये शायद कितना 40 क्वेश्चन में एरर, 40 से 45 क्वेश्चन में एरर है। अच्छा, तो अभी तो पहले एरर ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद कट ऑफ पे भी बात करेंगे। तो उसके लिए तो ऑब्जेक्शन के लिए दिया गया है, तो सारे लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, हम लोग में भी उसमें उसकी मदद कर रहे हैं। रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ में बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप सीधे कट ऑफ पे कोई बात नहीं कर सकता। अगर मैं ही बोला, पहले ही मैं बता देता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। पिटारा खुलेगा, कुछ ना कुछ सामने आएगा, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन जो हमारा 10 वर्षों का अनुभव है, अभी तक जो हम लोगों ने देखा है, उसके हिसाब से जो हमने एनालाइज किया है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। पहली बात तो पहले नॉर्मलाइजेशन था, अब परसेंटाइल है। तो नॉर्मलाइजेशन में किसी बच्चे का 10 नंबर 15 नंबर तक बढ़ता था, परसेंटाइल में ऐसा नहीं होगा। परसेंटाइल में जिसका मैक्सिमम मार्क्स होता है उसको 100% मान लिया जाता है। उसका फॉर्मूला है कि जितना नंबर पे वो स्टूडेंट है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गुना 100। ये फॉर्मूला बोर्ड ने दिया हुआ है, उसी के आधार पर वो निकलता है। तो अब वो निकलता कैसे है? तो वो निकलता ऐसे है कि शिफ्ट 1 में अगर इजी सेट है तो 62 नंबर, और शिफ्ट 2 का अगर टफ सेट है 55 नंबर, दोनों को इक्वल माना जाता है। यानी 62 वाला जो इजी सेट में है उसका होगा, इजी सेट में 55 वाले का नहीं होगा, जबकि टफ सेट में 55 वाले का हो जाएगा। ये मामला है परसेंटाइल का। तो परसेंटाइल कहीं ना कहीं से बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, ये फायदेमंद है, एकदम फायदेमंद। नॉर्मलाइजेशन था, बहुत घटिया प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में आप सोच भी नहीं सकते कितना घटिया प्रोसेस है। बच्चे उससे असंतुष्ट थे। लेकिन आप देखिए परसेंटाइल का जब रिजल्ट आना शुरू हुआ, एनटीपीसी सीबीटी 2 में जब रिजल्ट आया तो बच्चे 100% सेटिस्फाइड थे। जिनको जितना नंबर था वो दिख रहा था, थोड़ा बहुत का उतार चढ़ाव था और बच्चे सेटिस्फाइड भी हुए। सर बहुत सारे बच्चे का ये भी कहना है कि 2018 में जो एग्जाम हुआ ग्रुप डी का, उसके कंपेयर में इस बार क्वेश्चन हार्ड था, जैसा कि 5 फेज में हुआ है। तो उससे क्या कुछ अंतर है इस बारे में? देखिए क्वेश्चन जो हार्ड था वहाँ रेलवे क्या करती है, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से रेलवे को देख रहे हैं, तो हम लोग जब सभी टीचर बैठते हैं तो ये कहते हैं कि रेलवे का कोई माई बाप नहीं है। क्या पूछेगा उसका कोई माई बाप नहीं। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है तो आप रेलवे को हैंडल नहीं कर सकते हैं।
कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं, करता क्या है, उसकी भी मजबूरी है, आप उसकी मजबूरी को समझिए कि 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म, 1 करोड़ 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। आप सोचिए कि अगर यहाँ पर एक आदमी को लेना है, आप 2 आदमी इंटरव्यू के लिए आए, तो कोई भी 1-2 सवाल पूछ के किसी एक को रख लेना है। और अगर 50,000 आदमी इंटरव्यू के, आप समझिए एक सीट पे 1 लाख आदमी अगर आ जाए, तो उसके लिए तो सवाल का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। आपको लगता है कि सर जिस प्रकार से बिहार में बेरोजगारी बढ़ गई है, 1,03,000 पदों के लिए 1 करोड़ 15 लाख जो अभ्यर्थी है वो दावेदार है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसी को लेकर क्वेश्चन को हार्ड किया गया ताकि जो ज्यादा अभ्यर्थी है इसमें वो पद हासिल नहीं कर पाए। जैसे वो कॉन्सेप्चुअली जो स्ट्रांग है वही इसमें फाइट कर सकते हैं। पहले क्या था ना कि कोई छोटा मोटा बुक रट्टा मार लिए और चले गए एग्जाम हॉल में मार दिए। अब आप ये समझिए किसी की औकात नहीं है कि क्वेश्चन लड़ा देगा, कॉन्सेप्ट लड़ा सकता है कोई। कॉन्सेप्ट वही है, आपके सोचने का तरीका जो है वो क्या है, आपका दिमाग कितना ट्रेंड है, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो हम अभी सभी बच्चे जो अभी आगे एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कॉन्सेप्चुअली अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, तभी आप आपके कंपटीशन में फाइट कर पाइएगा। बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है कि यूट्यूब पर आके वो रो रहे हैं कि हमने एनसीईआरटी से तैयारी नहीं किया और एनसीईआरटी से यूट्यूब पर वो भरोसा किए, और जिसके कारण जो है उनके साथ वो गलत हुआ है। हालांकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, ऐसा उनका कहना है। देखिए एनसीईआरटी बच्चों ने पढ़ा है। देखिए ये भी बच्चा है, आपका कितना नंबर है? 73। आपका कितना है? 70 नंबर। हमको ये बताइए, एनसीईआरटी दोनों ने पढ़ा होगा, मुश्किल से जितना आप पढ़े उसमें 10, 15, 20 लाइन अगर ऐड कर दिया जाए तो पूरा एनसीईआरटी नहीं बन जाएगा। ये बात तो है। ये हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, ये हमारे यहाँ प्रॉपरली टॉप 10 में टेस्ट में आते थे। आज इनके पास 70 या 72 कितना नंबर है? 70 नंबर। अब देखिए, तो एनसीईआरटी हम भी पूरा एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़वा दिए हैं यूट्यूब पे, पूरा एनसीईआरटी पूरा पढ़ा दिए। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम, जब सेकंड फेज का एग्जाम खत्म हुआ तो 3-3 घंटे की क्लास लेकर के मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब देखिए, लेकिन वही एनसीईआरटी का वीडियो का व्यूज है 7 लाख, अब वैकेंसी है 1 लाख, तो मेरे पढ़ाने से हो जाएगा? यानी कि एनसीईआरटी को देखना ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। आप पढ़िए लेकिन उसको कॉन्सेप्चुअली ग्रैब कीजिए। पढ़ाया हमने 7 लाख को है, रिजल्ट 1 लाख का होना है, तो कहीं ना कहीं आप एनसीईआरटी को ग्रैब कर पा रहे हैं कि नहीं, वो डिपेंड करेगा कि पहले से आप कॉन्सेप्चुअली कितना स्ट्रांग है। तो ओवरऑल के टाइम में देखा जाता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बुक कर छोड़कर यूट्यूब हो गया, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। दोनों में क्या अंतर है? क्या यूट्यूब से भी पढ़ के हम ग्रुप डी को निकाल सकते हैं या फिर वो किताब के जरिए? देखिए, कुछ बातें हैं जो आपको समझनी होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। ऑफलाइन एजुकेशन जो है, आप 6 घंटा हम लोगों का क्लास चलता है। अभी ये एलपी का क्लास मेरा चल रहा है, 6 घंटा डेली चलता है। आप बताइए, कोई भी उसमें 6 बाय 6 आंख मांगता है। कोई लड़का डेली 6 घंटा मोबाइल देख सकता है क्या? जैसे वो क्लास देख रहा होगा, एक वीडियो नीचे आएगा, जंगल में हो रहा है मंगल, उसका व्यूज चल जाता है 3 करोड़। के देख रहा है उसको? ये बात तो सही। कौन देख रहा है उसको? और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या क्रमबद्ध ज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं है। 99% मतलब यू आर नथिंग, 100% मतलब यू आर समथिंग। तो आपको ये करना होगा, आप रेगुलरिटी में, जब तक आप ऑफलाइन एजुकेशन में भी आपको आना होगा, पहले कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना होगा, और तब ऑनलाइन में आके आप क्वेश्चन डिस्कशन कीजिए, तब जाके आपका रिजल्ट। अब जरा सोचिए कि बहुत सारे बच्चे हैं अभी के टाइम में मोबाइल तो ले लेते हैं, लेकिन मोबाइल का वो गलत इस्तेमाल करते हैं, और यही नतीजा है कि वो सफल नहीं हो पाते हैं। सर, अगर देखा जाए तो बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जरा सोचिए कि जब 1 लाख पद के लिए 1 करोड़ दावेदार हो, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या तो काफी ज्यादा हो गया है। देखिए, एक बात, वैकेंसी को 1 करोड़ वैकेंसी, 1 करोड़ लोग जो फॉर्म भरे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। को उसमें पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ने वाला मात्र 10 से 15% बच्चा है। सिर्फ फॉर्म भर देते हैं और सिर्फ फॉर्म भर दिया। 25-30 लाख तो एग्जाम देने नहीं गया। मुश्किल से 75 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। मतलब आप समझिए 40 लाख बच्चे एग्जाम भी देने नहीं गए। तो गांव की चाची है, गांव की आंटी है, गांव के चच्चा हैं, वो फार्म भर दिए हैं और परीक्षा देने। रियल कॉम्पिटिटर मात्र 15 लाख है, और उसमें जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है वो बंदा रिजल्ट दे रहा। और देखिए, सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ होगा, लग रहा होगा उनको कि मेरा 50 से अंदर है। हम उनको बता दें कि कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। 2023-24 में घर घर नौकरी मिलेगा हर उस बच्चे को जो पढ़ रहा है।
अच्छा, पढ़ने वालों को नौकरी मिले, हर उस बच्चे को नौकरी मिलना है। आप कहिएगा क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? हम हर वीडियो में ये बात बोलते हैं और इसलिए उसका प्रमाण है, उसके लिए हम आपको साक्ष्य बताएंगे कि क्यों ऐसा होगा। आप जानते हैं कि बीजेपी से गठबंधन टूटा है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, 2024 में सेंट्रल का चुनाव है और 2025 में स्टेट का चुनाव है और दोनों का एक ही मुद्दा है, राम मंदिर बन चुका है, जम्मू कश्मीर का मुद्दा खत्म हो चुका है, रोजगार का ही मुद्दा है। अब दो ही मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई। तो महंगाई तो बजट है, ये है मोदी जी के पास, महंगाई तो तुरंत कम कर देंगे, सारे डिपार्टमेंट में फंड छोड़ देंगे। लेकिन बेरोजगारी को दूर करने के लिए 10 लाख का प्रॉमिस कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, पहले से कर चुके हैं और उनको पता है कि अगर सेंट्रल में आपको जीतना है तो बिहार और उत्तर प्रदेश को जीतना पड़ेगा, और बिहार और उत्तर प्रदेश को जीतना है मतलब वैकेंसी देना पड़ेगा। अच्छा सर, आपको नहीं लगता है कि ये लोग सिर्फ वोट के लिए जो है रोजगार का वादा करते हैं? क्योंकि बहुत सारे बार जो है युवाओं के साथ धोखा हो चुका है, तो ऐसे में आपको लगता है कि आने वाले समय में युवाओं को रोजगार मिलेगा? देखिए, दो बातें हैं, हम लोगों को राजनीति में नहीं पढ़ना है। हम लोग जैसे वो लोग मतलबी हैं, हम लोग भी मतलबी हैं। जो युवा को नौकरी देगा, युवा उसको वोट देगा। कौन पार्टी का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मोदी जी ने 10 लाख रोजगार की बात कही है, वो रोजगार दे देंगे, हम लोग मोदी जी को वोट दे देंगे। 20 लाख रोजगार की बात नीतीश सरकार में हुई है, वो रोजगार दे देंगे, हम लोग उन्हीं को वोट दे देंगे। जो रोजगार देगा उसी को हम लोग वोट देंगे। और हम आपको जितेश जी ये बताना चाहेंगे कि 2000 देखिए इतिहास है, जब इसको बच्चे अच्छे से समझेंगे, 2014 में आपका 2015 में आपका चुनाव था, 14-15 में, उस टाइम भी वैकेंसी आई थी। 2019 में चुनाव था तो 2018 में वैकेंसी आई थी। 2024 में चुनाव है, 2023 में वैकेंसी की बहार आ जाएगी और उसका परिणाम आपको दिख रहा होगा। 20-20 हजार एसएससी से पोस्ट निकला, जो कि 2-3 हजार निकलता था। सिविल कोर्ट का वैकेंसी आ गया, उसके बाद आप देख लीजिए क्या बोलते हैं, बिहार सचिवालय का वैकेंसी आ गया, अमीन का वैकेंसी आ गया, उधर उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएल का वैकेंसी आ गया, डीआरडीओ का वैकेंसी आ गया। तो वैकेंसी बहुत सारा है, आपका पढ़ा हुआ है। कहते हैं अगर आप थक गए हैं मतलब आप चढ़ गए हैं, बस 2 कदम तेजी से चढ़िए, कुछ और आपका इंतजार कर रहा है, तो उसके तरफ आप कदम बढ़ाइए। हम कहते हैं, बहुत सारे लोग अभी मेरे पास आते हैं, बहुत सारे बच्चे, सर मेरा नहीं हो पाया, गलती से 5-7 नंबर हम ऐसा अटेम्प्ट किए जो हमको नहीं करना चाहिए था। तो आपको गलती का एहसास हो गया, मतलब समझ लिया आपकी सफलता तय है, तो आप अपने कदमों को बढ़ाइए। मेरे पास अभी 2 टाइप के बच्चे हैं, देखिए, एक ये बच्चा है, इसका 70 नंबर है, और यहाँ एक और बच्चा है जो अभी पढ़ने आ गया। वो सीधा बोलता है कि सर मेरा एग्जाम खराब चला गया, लेकिन फिर दोबारा कोशिश करेंगे, हम आप ही से पढ़े थे, हमसे मिस हो गया, 50 नंबर, 50 से कम ही नंबर है, अब बोलिए सर हमको कैसे नौकरी होगा। बच्चा है, इसका 70 नंबर है, और यहाँ एक और बच्चा है जो अभी पढ़ने आ गया। वो सीधा बोलता है कि सर मेरा एग्जाम खराब चला गया, लेकिन फिर दोबारा कोशिश करेंगे, हम आप ही से पढ़े थे, हमसे मिस हो गया, 50 नंबर, 50 से कम ही नंबर है, अब बोलिए सर हमको कैसे नौकरी होगा। अब रही बात जिनका नहीं हुआ है, कहते हैं सर हम बार-बार तभी से 2 बार बोले हैं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उठो, जागो मेरे दोस्त, 10 फीट के पहाड़ पे 8 फीट चढ़ चुके हो तुम। क्योंकि अगर 70 पे नौकरी होता तो 50 तो तुम्हारे पास है। 20 नंबर के लिए अपने आप को वो हौसला दो, वाह क्या बात, कि उस ऊंचाई पर चढ़े जहां से नीचे देखे तो ग्रुप डी में जिनका हुआ है वो छोटा नजर आए आपको। वाह वाह, ठीक ना, आपके अंदर वो हिम्मत होना चाहिए। क्या बात है सर। और आप ये समझिए कि हर बच्चा कुछ कर सकता है। पटना या इलाहाबाद या कहीं भी रह के आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों कहते हैं नॉलेज नेवर बी अ वेस्टेज मटेरियल। अब जरा सोचिए कि जो लोग भी इस बार सफल नहीं हो पाए हैं, अगर वो फिर से प्रयास करते हैं तो जरूर सफल हो पाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर जिंदगी में हिम्मत और हौसला हो कुछ कर दिखाने का तो कुछ भी संभव है, और इन लोगों की हारने की जरूरत नहीं है। सर बहुत हारा ही नहीं है। हम क्या कहें, एगो मूवी में डायलॉग था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, बड़ा अच्छा डायलॉग था। वो बोले कि देखो बिहार और उत्तर प्रदेश के जो लोग होते हैं ना, वो हारते नहीं हैं, या तो जीतते हैं ना तो सीखते हैं। तो ये तो जीते नहीं हैं, लेकिन सीखते ही सब कुछ लिए, और जीत अब इसकी फिक्स हो गई है। बस वो अलग बात है कि महीना 2 महीना बाद ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक अच्छी नौकरी होगी आपके पास मेरे दोस्त। इसलिए हिम्मत मत हारो, अपने परिवार के साथ लड़ो,
उनको समझाओ, उनका हौसला बनो, उनकी उम्मीद हो तुम, इसलिए अपने आप को वो हौसला, वो उम्मीद दो और आगे ढेर बहुत सारी वैकेंसी आनी है। और ये वैकेंसी आनी इसलिए तय है क्योंकि मेरे दोस्त 2024 में चुनाव है। हाँ, इसलिए आप चुनाव है। तैयार हो जाइए। और आपको लग रहा होगा कि सर झूठ बोल रहे हैं, तो इतिहास उठा के देख लीजिए। 15 में चुनाव हो, अगर 15 के आसपास चुनाव था तो 14 में वैकेंसी थी, 19 में चुनाव था तो 18 की वैकेंसी है ये। अब भैया 24 में चुनाव, 19 का वैकेंसी है, 18-19 के बीच में था, चुनाव के जस्ट पहले। दो बार हाँ हाँ, अगर 24 में चुनाव होना है तो 23 में वैकेंसी आना है, ये बात फिलहाल फिक्स है। सर का कहना है कि आगे जो है फिर से वैकेंसी आने वाला है और आप लोग हारिए मत, कंटिन्यू लगे रहिए। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखकर अगर आप लोग कुछ सोचते हैं तो कमेंट बॉक्स से अपनी राय हमें जरूर दे। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।